स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है धर्मेंद्र राव और मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट धर्मेंद्र। तो हम बात करने जा रहे हैं वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल के बारे में। और उससे पहले दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट देना है तो कमेंट कीजिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि मैं बहुत सारी क्रिकेट की ढेर सारी जानकारियाँ और मैच रिव्यू आपको देने वाला हूँ जो सिर्फ और सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र राव से आपको मिलेगा। ठीक, हम शुरू करते हैं और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि मैं हर एक बारीक चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा। अगर आपने वीडियो स्किप की तो बहुत सी बारीक जानकारी आप मिस कर जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल के बारे में। इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मौसम और मैच थोड़ा लेट चालू हुआ बारिश की वजह से, लेकिन फिर भी इंग्लैंड ने ऐसा फैसला लिया, शायद वो फोर्थ बैटिंग नहीं करना चाहती थी, फोर्थ इनिंग वो नहीं खेलना चाहती थी, लास्ट में बैटिंग नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया और अपोजिशन को बॉलिंग के लिए भेजा। और वेस्ट इंडीज़ टीम ने शुरुआती जो बॉलिंग स्पेल रहा गैब्रियल का या रोज का, गैब्रियल थोड़े अनफिट लगे ताकि क्रैम्प व्रैम्प की कोई परेशानी थी जिससे वो लाइन और लेंथ नहीं पकड़ पाया, उन्हें एक बार मैदान से बाहर भी जाना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी बर्न्स और सिबले ने अच्छी शुरुआत देने की कोशिश की, एक अच्छी साझेदारी, छोटी सी अच्छी साझेदारी पनप रही है, लेकिन होल्डर ने बहुत अच्छा मूव चला और ऑस्टिन चीज़ को बॉलिंग पकड़ाई और ऑस्टिन चीज़ ने आते ही बर्न्स को एल्टो की बहुत शानदार गेंदबाजी की। मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में ही बताया था कि इस मैच में भी या किस स्पिनर इफेक्ट डाल सकता है, एक स्पिनर जरूर इफेक्ट डालेगा और ऑस्टिन चीज़ में बड़ा काम कर सकते। तो मैंने अपने पहले ही ओवर में दोनों विकेट निकाल के बहुत शान, उधर ट्रावले को उन्होंने और इधर इसको मतलब सॉरी बर्न्स को आउट करके वो मैच का रुख ही बदल दिया। और उसके बाद हजारी जोसेफ ने रूट का विकेट लिया तो मैच कहीं किसी हद तक रूट का फैसला गलत साबित हो रहा था उस समय तक। और वेस्ट इंडीज़ अपने सही खेमे में जा रही थी, सही तरफ जा रही थी, जहाँ से शुरू में 3 विकेट झटक ली और मेज़बान टीम को परेशानी में ला दिया। लेकिन उसके बाद स्टोक्स ऑस्ट्रेलिया ने जो बैटिंग की है अनबिलीवेबल, काबिल तारीफ, बहुत शानदार बैटिंग, स्लो ओवर रेट रहा लेकिन बैटिंग बड़ी शानदार है। और इसका मतलब ये नहीं कि वेस्ट इंडीज़ टीम के बॉलरों ने बॉलिंग अच्छी नहीं की, बॉलिंग बहुत अच्छी की। और ख़ासकर दोस्तों आपने देखा लास्ट का जो 70 से 80 ओवर 82 ओवर का जो स्पैन था टीमा रोच और जैसन होल्डर के बीच का, काफ़ी परफेक्ट टेस्ट बॉलिंग थी, एक शानदार लाइन लेंथ, गेंद दोनों तरफ मूव हो रही है। जैसन होल्डर ने तो बहुत कामयाब, बहुत शानदार गेंदबाजी की और इसी का नतीजा रहा कि इंग्लैंड टीम 2.50 के आसपास ही रन रेट रख पाई पूरे इनिंग के दौरान। वो 2 रन 2.5 रन प्रति ओवर से ज़्यादा नहीं कर पाए। इसका मेन कारण था कि वेस्ट इंडीज़ टीम की धारदार गेंदबाजी जो उन्होंने की, और खासकर रोच और होल्डर ने बहुत शानदार गेंदबाजी की। अपने गैब्रियल ने भी बीच में एक अच्छा स्पेल डाला, हजारी जोसेफ ने भी अच्छा स्पेल डाला, सबने गेंदबाजी बहुत शानदार की और जिसका नतीजा ये हुआ कि इंग्लैंड टीम विकेट तो बचाने में कामयाब रही लेकिन रन उस गति से नहीं बना पाए। और होल्डर मार्वलस, लेकिन मुझे फिर भी होल्डर की बॉलिंग में कमी नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा जो लास्ट के मैंने 70 से 82 ओवर तक का स्पेल देखा है उसमें मैंने एक चीज़ नोट की है कि होल्डर 6 से 8 इंच शॉर्ट ऑफ लेंथ थे, जो लाइन ऑफ लेंथ उनकी बहुत सब्जेक्ट थी, मतलब लेकिन वो जो जहाँ गेंद पिच कर रहे थे 6 इंच पहले गेंद को पिच कर देते, जो मेरा नजरिया था अगर वो 6 इंच और गेंद आगे, 6 से 8 इंच गेंद और आगे रखते तो स्टोक्स और सिबले के लिए बहुत, क्योंकि जो वो गेंदें कर रहे थे वो भी अनप्लेबल थी, बहुत मुश्किल, बहुत दिक्कत हो रही थी दोनों बल्लेबाजों को, स्टोक्स को और सिबले को। लेकिन वो गेंदबाजी 6 इंच और आगे गेंद का टिप्पा रखते, गेंद 6 इंच और आगे बाउंस कराते और वहाँ से गेंद को स्विंग कराते जो अंदर बाहर दोनों तरफ कराते, तो शायद इस 70 से 82 ओवर के उसमें वो ये दोनों तीनों विकेट निकाल देते। लेकिन कहीं ना कहीं शॉर्ट ऑफ लेंथ रहे और जिसका फ़ायदा बखूबी खेलते हुए बहुत शानदार तरीके से उन्होंने बैटिंग की और खेलते हुए उनका उन्होंने गेंदें बहुत शानदार डाली, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने बैटिंग बहुत अच्छी की। तो मैं कहूँगा कि दोनों ही टीमें और दोनों ही टीमों के खिलाड़ी ओवरऑल एक जैसे रहे,
बैट्समैन टीम इंग्लैंड की टीम ने बल्लेबाजी शानदार की है और वेस्ट इंडीज़ की टीम में बॉलिंग, विकेटों का अभाव रह गया वेस्ट इंडीज़ टीम के खेलने में, लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी रही। और एक बात जो मैंने आपसे पहले की कि वेस्ट इंडीज़ की टीम स्ट्रॉन्ग है, पहले टेस्ट में जीत चुकी है, लेकिन पहले टेस्ट में उसमें रेगुलर इंटरवल में विकेट मिलती रही। ये जो मेन कारण था कि रेगुलर इंटरवल पर उनको विकेट मिल रही थी, कोई साझेदारी बड़ी बन नहीं रही थी। सो वाई दे आर लुकिंग टू गुड, or the Gabriel or the Holder, anyone who just come in front for bowling, they took 2 wickets. So मैं ये कहना चाहूँगा कि, लेकिन मैंने ये बात कही कि अगर कोई साझेदारी 100 से 100 रन 150 रन के बीच की बनती है, 70 100 150 रन की, तो क्या वो इतने इफेक्टिव होंगे? और जिसका देखने को आज मिला, स्टॉक्स और सिबले के बीच में साझेदारी बनती, बॉलिंग तो बहुत अच्छी की, लेकिन वो विकेट नहीं निकाल पाए। और इसी चीज़ को मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि वेस्ट इंडीज़ टीम अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो वेस्ट इंडीज़ टीम के अंदर उठा पटक रही है, जो वेस्ट इंडीज़ टीम हाँ बाउंस बैक बहुत अच्छा करती है, सरप्राइज कर देती है, लेकिन जो एक कंसिस्टेंसी होती है वो वेस्ट इंडीज़ टीम में थोड़ी कमी है। बॉलिंग अच्छी है, लेकिन जितनी अच्छी बॉलिंग वेस्ट इंडीज़ के बॉलरों ने की, अगर उसमें एक आध विकेट की सेंध लगा पाते तो मैच का रुख ही कुछ और होता। लेकिन सिर्फ वो अच्छी बॉलिंग, या ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने ज़्यादा वॉचफुल रहे, मैरिट पे ही उन्होंने गेंदों खेला, इसलिए इंग्लैंड की वेस्ट इंडीज़ टीम की बॉलिंग इतनी अच्छी होने के बावजूद भी अपनी विकेटें उन्होंने नहीं पाई। रन को थोड़ा वो स्लो बना रहे थे, रन स्लो मेंटेन कर रहे थे, रन रेट को, तो फिर भी अपनी विकेटें बनाई। और जिस तरह से पहले दिन का खेल ख़त्म हुआ है, उससे देख के तो ये लगता है कि एक रोचक मैच हो सकता है। इंग्लैंड में वेस्ट इंडीज़ टीम ने अपनी नई गेंद ली नहीं है, शायद वो कल सुबह नई गेंद का इस्तेमाल करेंगे, सुबह कल पहले उसे नई गेंद लेंगे, लेकिन मैच एक इंटरेस्टिंग मूव हो सकता है। सुबह का पहले सत्र का 2 घंटा या पहला सेशन इंग्लैंड टीम पर भारी हो सकता है, क्योंकि होल्डर, अजारी जोसफ और कीमर बॉलिंग बहुत शानदार की है, और एक आध विकेट, क्योंकि ये पिच और ये सिचुएशन ऐसी है कि एक विकेट भी अगर गिरती है तो इंग्लैंड टीम में खलबली मच सकती है, क्योंकि जो बैट्समैन टिका हुआ है उसने पूरा पेशेंस, पूरा डिटर्मिनेशन दिखाया हुआ है, पूरे धैर्य के साथ, उसने जल्दबाजी नहीं की है, बैटिंग कर रहा है वो। लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी पेशेंट किसी ने दिखाई तो वेस्ट इंडीज़ टीम जो इस समय है और जो बॉलिंग वो कर रहे हैं, उनसे पार पाना बहुत मुश्किल होगा। फ्रंट फुट पे और बैक फुट पे दोनों ही पोजीशन पे ये दोनों बल्लेबाज, स्टॉक्स है चाहे सिबले, बहुत शानदार खेल है। सिबले की पहले टेस्ट मैच में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन इतना शानदार उन्होंने कमबैक किया है। जस्ट प्लेड 85 रन बनाए उन्होंने, लेकिन 85 रन उन्होंने 2 या 250 गेंदों का टाइम लिया है, लेकिन कितना पेशेंट है, कितना धैर्य के साथ उन्होंने खेला है। हैट्स ऑफ, क्योंकि इतनी अच्छी गेंदबाजी की और फील्डिंग बहुत अच्छी रही, उसके बावजूद आप कहीं ना कहीं अपना धैर्य खो सकते हो, और उस धैर्य को उन्होंने मेंटेन रखा हुआ है, जिसकी वजह से अभी तक वो क्रीज पे डटे हुए। और स्टॉक्स पहले मैच में जब वो बतौर कैप्टन खेल रहे थे, एक शायद उनके शोल्डर पे एक बर्डन था, वो किसी बोझ की तरह दबे हुए थे, ऐसा फील हो रहा था कि कोई बोझ है जिससे वो दबे हुए हैं, और वो सोच रहे थे कि बस मैं फिनिश कर दूँ कि बॉलिंग में या बैटिंग में फटाफट रनों के अंबार लगा दूँ, विकेट ले लूँ। तो वो कहीं ना कहीं वो एक ही शरीर में 3 तरह के व्यक्तित्व को निभा रहे थे, एक बॉलर की तरह से, फिर एक बैट्समैन की तरह से, उसके बाद एक कैप्टन की तरह से। जैसे कैप्टनशिप फ्री हुए हैं, उनको देखिए 50 रन बनाए, और कितने पेशेंस के साथ विकेट थ्रो करने की बिल्कुल नहीं सोची, बॉल को अपने तक आने दिया, ये नहीं कि वो बॉल तक पहुँचे, बॉल को भी उन्होंने मेरिट पे खेला, बॉल को अपने पास आने दिया, बॉल के पीछे नहीं भागे, बॉल को चेज़ नहीं किया, और उस तरह वो अनबीटन वो भी है इस समय। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस को अगर देखा जाए, इंग्लैंड के दोनों ही बल्लेबाज अच्छे फॉर्म में हैं, अच्छे टच में हैं, आधा माइलस्टोन उन्होंने कवर कर लिया है। सिबले आपने 85+ पे खेल रहे हैं, और 50 से अब स्टॉक्स बैटिंग कर रहे हैं। और ये दोनों बल्लेबाज कल शतक की तरफ चलते हैं और शतक बनाते, तो इंग्लैंड एक मजबूत स्थिति में हो सकती है। और इंग्लैंड अगर कल 400 रन के आसपास का स्कोर बनाती है तो वेस्ट इंडीज़ टीम के लिए खासी परेशानी का सबब हो सकता है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, इंग्लैंड टीम को खासकर स्पेशली रूट को
बैस बैस को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है और सही समय पर। एक स्पिन फैक्टर, क्योंकि पिच में भी मॉइस्चर है, और स्पिनर के लिए ना अगर कहीं हल्का बहुत मॉइस्चर होता पिच में, कहीं ऐसा कि मतलब बाउंसी हो जाती है, उस कीड़ी टाइप की बॉल वहाँ से जब उस जगह टिप्पा खाती है बॉल, तो थोड़ी सी स्कीडी होती है, थोड़ी सी बाउंसी हो जाती है। वो हिस्सा अगर स्पिनर अगर पकड़ ले ना, तो वो फास्ट बॉल से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है ऐसे पिचों पर। इस बात को, रूट को समझना होगा। बहुत शानदार कैप्टन है, उन्हें समझाने बताने की जरूरत नहीं, लेकिन ये मेरा नज़रिया है। एज ए कैप्टन अगर मैं रूट की जगह होता तो मैं स्टार्टिंग एक 4-4 5-5 ओवर का स्पेल अपने फास्ट बॉलरों को देता, चाहे उसमें मेरे वॉक्स हैं और अपना बोर्ड हैं, सैम करन है, इनको मैं एक 4-4 ओवर का 5-5 ओवर का स्पेल देता, लेकिन कोशिश करता कि तुरंत अपने स्पिनर बैट्स को लाता और एक अटैकिंग फील्ड के साथ, यानी कि मैं लाया और 2 ओवर का स्पेल दे देनी, एक अटैकिंग फील्ड के साथ उनको पूरा प्रोटेक्शन देना हमें। जैसे कि आपने देखा चेज को होल्डर लेके आए और उन्होंने पूरा प्रोटेक्शन दिया, और उसका ही नतीजा निकला कि उन्होंने एक ही ओवर में 2 विकेट निकाल लिए। अदरवाइज ये मुमकिन ही नहीं था कि चेज अपने पहले या दूसरे ओवर में मैच की रुख को इस तरह से बदल पाते। तो रूट को भी ये चीज़ समझनी होगी। और बेस चेज से अच्छे बॉलर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और उनको अगर वो वातावरण बना के दिया जाए, वो माहौल अगर बना के दिया जाए और फ्री हैंड कर दिया जाए, भाई आप फ्री हैंड हो, आप अपने माइंड से आप जैसी फील्ड चाहते हो वैसे मैं आपको दूंगा, लेकिन आपको वो परफॉर्मेंस मुझे निकाल के देनी होगी जो मैं चाहता हूँ, फील्ड आपके मुताबिक और विकेट मेरे मुताबिक। ये डील बेस और रूट के बीच में होनी चाहिए। और उसके बाद मेरे हिसाब से कल के मैच में जब बॉलिंग इंग्लैंड टीम करनी आएगी तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस हम डॉम बैस के द्वारा देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम 2 से 3 विकेटें उनके खाते में, 3 विकेटें जरूर होनी चाहिए, क्योंकि फास्ट ओरिएंटेड पिच है, स्पिनरों के लिए कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर है और वो अच्छा स्पिनर है तो जरूर से पहचानेगा और पिक करेगा वहाँ से, और अपने लिए कुछ न कुछ जरूर निकालेगा। तो ये डॉम बैस पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से बॉलिंग करते हैं, और उससे ज़्यादा निर्भर करता है रूट पे कि वो बैस को क्या, किस एनवायरनमेंट में, क्या फील्ड दे के, किस हिसाब से उनको किस अटैक के साथ उनसे बॉलिंग कराते हैं। इंग्लैंड की जहाँ तक बल्लेबाजी की बात है, वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग की बात है, कल अगले दिन की खेल के समय मैं ये कहना चाहूँगा कि होल्डर को एक फास्ट क्विक स्पेल स्टॉक्स के ऊपर ट्राई करना चाहिए। एक स्क्वायर लेग, एक फाइन लेग, लेग गली, लेग स्लिप, शॉर्ट मिड विकेट स्लिप वन, और एक बाउंसिंग गेंद जो यहाँ से निकले, जो चिन के पास से म्यूजिक, चिन म्यूजिक जिसे कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, कि फास्ट बॉलर की गेंद जब चिन म्यूजिक सुनाते हुए बल्लेबाज को जाती है तो उसका मजा ही कुछ और होता है। तो एक ज़्यादा नहीं, 8 से 10 ओवर का एक स्पेल, 2 अपने बेहतरीन फास्ट बॉलरों से चिन म्यूजिक की तरह जाए वो गेंद और चिन म्यूजिक कराए, तो शायद मैच करने जीता वेस्ट इंडीज़ के हक में हो सकता। और पता नहीं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आजकल क्या, मैं पिछले 10 साल से यॉर्कर मारना भूल गए हैं। तो कभी भी यॉर्कर नहीं मारते, रिवर्सिंग यॉर्कर नहीं मारते। या तो ये कला वो धीरे धीरे खोते जा रहे हैं, या उनके अपनी काबिलियत पर विश्वास नहीं रहा। यॉर्कर एक ऐसा हथियार है जो आज के टाइम में आप ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं कि आप उसे अगर सही यॉर्कर आप डिलीवर करते हैं तो आपको विकेट 100% मिलेगी। कि आप पे निर्भर करता है। तो बहुत सी चीज़ें मैं फास्ट बॉलर के अंदर नहीं देख पा रहा हूँ। फास्ट बॉलर या तो ऑफ स्टंप की लाइन पकड़ के इंस्ट्रूमेंट, आप क्यों नहीं एक ओवर में जब 2 बाउंसर आपको अलाउड है तो क्यों नहीं उनको 2 बाउंसर कराते हो। फास्ट बॉलरों का बैट्समैन के मन में खौफ होना चाहिए यार, वो फास्ट जब वो गेंद कंधे से ऊपर निकलती हुई कान के पास से जाए तो बैट्समैन झन्नाटेदार झन्ना जाए। फास्ट बॉलिंग का मतलब ही ये होता है। फास्ट बॉलिंग इन स्विंग आउट स्विंग ठीक है, लेकिन जब तक बैट्समैन के मन में खौफ ना पैदा हो तो फास्ट बॉलर का मज़ा नहीं। आप 150 माइल 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से या 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद कर रहे हो, अब बैट्समैन के मन में कोई खौफ नहीं है, तो मैं तो ये चाहूँगा कि जैसन होल्डर कल अपने बॉलरों को एक ब्रीफ करे कि भाई आप 10 या 15 ओवर का एक स्पेल अपने तीनों चारों बॉलरों को मिला के कि हम कुछ नया करेंगे। एक अटैकिंग फील्ड 6 से 7
फील्डरों का 15 यार्ड के अंदर ही लगाएं और वो 2 स्लिप, एक गली, एक शॉर्ट लेग, एक स्लिप पॉइंट, एक लेग गली, एक लेग स्लिप और बाउंस। 4 गेंदे बाउंस और 2 गेंदे यॉर्कर मारने की कोशिश करें, अपने आप मतलब डिस्टर्ब कर दे बल्लेबाज को। तो कल का मैच देखना बड़ा ही रोचक होगा, कल की इनिंग देखनी बड़ी रोचक होगी। तो होल्डर किस तरह से अपने बॉलरों का यूज़ करते हैं और स्टॉक और सिबले क्या अपनी परफॉर्मेंस को आगे बढ़ा पाते हैं, क्या दोनों ही शतक को तरफ जाएंगे और शतक बनाएंगे। तो कल के मैच का विश्लेषण हम कल के मैच खत्म होने के बाद